वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं संदीप। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान के कक्षा 9वीं पार्ट 2 से क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा पदार्थ क्या होता है, कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं। इसको जानने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये शुद्ध शब्द होता क्या है, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट। शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये मिलावट ना हो मीन्स कि वह एक ही कण से मिलकर बना हो और किसी का भी कण उसमें मिश्र ना हो। जैसे 24 कैरेट सोना जो होता है उसमें बस सोने के ही कण होते हैं और किसी के कण नहीं होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जो एक ही प्रकार के कणों से बना होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। ये सोना हमारा शुद्ध पदार्थ है। अब देखते हैं शुद्ध पानी। शुद्ध पानी क्या ये शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम ये तीनों मिला होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम का मिश्रण होता है हमारा शुद्ध पानी। ये तो शुद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही शुद्ध दूध। शुद्ध दूध में प्रोटीन मिलता है, वसा, लैक्टोज एंड खनिज, ये शुद्ध दूध में मिलते हैं। शुद्ध दूध में प्रोटीन, वसा, लैक्टोज इनका मिश्रण होता है, तो शुद्ध दूध ये भी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध हवा, जो हवा होता है क्या वो शुद्ध होता है? इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका मिश्रण होता है हवा। तो हवा भी क्या है हमारा शुद्ध नहीं है। शुद्ध पानी भी हमारा शुद्ध नहीं है। शुद्ध पानी ये भी मिश्रण है, हवा ये भी मिश्रण है, शुद्ध दूध ये भी मिश्रण है। शुद्ध क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें कोई मिलावट ना हो और जो एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बना हो। सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये मिश्रण शब्द इसमें आया है तो मिश्रण होता क्या है, इसको जानने के लिए चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। शुद्ध के बाद पढ़ेंगे हम अब मिश्रण। मिश्रण क्या होता है नीचे दिया है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है लेकिन बिना रासायनिक रूप से संयुक्त हुए। इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई हो। 2 तत्व आपस में मिल जाए वो मिश्रण कहलाता है, बट उसमें रासायनिक अभिक्रिया न हुई हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वायु। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प की मात्रा उसमें मिश्रित होती है, बट उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये वायु क्या है? मिश्रण हो गया। मिश्रण ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? नीचे दिया है। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। पूर्ण रूप से मिश्रित होना मीन्स कि वह एकदम घुल जाए, उनको हम अलग अलग ना देख सकें। जैसे जल लिया, जल में हमने चीनी मिश्रित कर दिया तो चीनी हमें दिखाई नहीं देगी, वो जल में पूरी तरह घुल जाएगी। एक दूसरे से अविभेद होते हैं। अविभेद मतलब कि उनको फिल्टर से हम अलग ना कर सके। जब चीनी पानी में हम मिला देते हैं तो उसको छान कर हम अलग नहीं कर पाते हैं, वो उसमें घुल जाता है। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। एग्जाम्पल में जल में शर्करा और चीनी का मिश्रण। हमने जल ले लिया, जल में चीनी को ऐड कर दिया, चीनी इसमें मिला दिया तो इसके कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। घुल जाने के बाद उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। और भी एग्जाम्पल, पानी में नमक, नींबू पानी भी जब बनाते हैं तो नींबू उसमें हम डालते हैं तो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, तो उसको छान कर या फिर फिल्टर से उसको नींबू को हम अलग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब विषमांगी मिश्रण पढ़ने के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। मिश्रण में हमारा दूसरा पॉइंट है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में जगह जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मीन्स कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के ऊपर छोटे छोटे कणों के रूप में आ जाता है,
और वो हमें क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है कि एक पदार्थ अलग है, दूसरा पदार्थ अलग है। ऐसे पदार्थ विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, जैसे बालू और चीनी का मिश्रण। हमने बालू लिया और पानी लिया। पानी, एक बीकर में पानी पूरा भर लिया, उसमें फिर बालू को हमने जब मिक्स किया तो बालू के कण पानी के सारे ब्लैंक्स में भर जाएंगे, जगह जगह ऐसे ऐसे हमको दिखाई देंगे। वो पूरी तरह से मिश्रित नहीं होंगे, उसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं और उनको फिल्टर की सहायता से अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल, बालू और पानी का मिश्रण, चाक या पानी का मिश्रण। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अगला टॉपिक है वास्तविक विलयन। विलयन के 3 प्रकार होते हैं। उसका पहला टॉपिक है वास्तविक विलयन। इसके कुछ गुण हैं। वास्तविक विलयन भी समांगी विलयन की तरह ही होता है। इसमें भी दो पदार्थों का मिश्रण होता है और इसमें कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। आइए इसको हम इसके कुछ गुणों के द्वारा इसको जानते हैं और क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय और विलायक हमने पढ़ा, इसमें चीनी और पानी का हमने मिश्रण भी देखा। तो जो विलेय होगा, विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हम विलेय के कण को नंगी आंखों द्वारा, मतलब खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसको बिना देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे उसको बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते। यह समांगी मिश्रण होता है। इसमें भी 2 पदार्थ मिले होते हैं और मिलने के बाद इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कण पृथक नहीं कर सकते, कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसको फिल्टर पेपर से छान कर हम अलग नहीं कर सकते। इनको हम घोल दिए तो फिर ये अलग नहीं हो सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं। पानी और नींबू का हमने मिश्रण कर लिया तो उसमें शीशे के गिलास में अगर शरबत को हम रखेंगे तो उसमें से आर पार हमको दिखाई देता है। ये पारदर्शी होते हैं। इनको छानन विधि द्वारा इसके पृथक नहीं कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा इसको हम अलग नहीं कर सकते। मीन्स कि छान कर कहें कि छान कर उसको हम अलग कर दें, तो छान कर इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। यह विलयन स्थिर विलयन होते हैं। इनको घोल कर हम रख दें तो इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे हमने चीनी और पानी का घोल मिला लिया तो उसको कुछ देर के लिए रख दे, 1 घंटे 2 घंटे, तो ऐसा नहीं कि चीनी नीचे बैठ जाएगा। एक बार घुल गया तो घुला रहेगा। तो ये स्थायी विलयन होते हैं, स्थिर विलयन होते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये जानिए कि इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। अगला टॉपिक समझने के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। मिश्रण के बाद अगला हेडिंग आता है विलयन। ये विलयन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। मीन्स कि विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, बट वो मिश्रण कैसा बनना चाहिए? समांगी मिश्रण बनना चाहिए। समांगी मिश्रण ने पीछे पढ़ा है कि ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं मिश्रण कहलाता है, बट उसमें रासायनिक अभिक्रिया न हुई हो। उदाहरण से जानते हैं इसको, नींबू और जल का मिश्रण, सोडा और जल का मिश्रण। नींबू को जब हम जल में मिलाते हैं तो नींबू जल में पूरी तरह मिल जाता है, घुल जाता है। उसमें से हम नींबू को अलग नहीं कर पाते, नींबू के कण दिखाई नहीं देते हैं अलग से। तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसी 2 मिश्रणों का मेल विलयन कहलाता है। विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला विलेय, दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय उसे कहते हैं जो घुल जाए, जो पदार्थ घुल जाए वह विलेय होता है। और विलायक जिसमें पदार्थ को घोला जाए, जिसमें पदार्थ को घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। विलेय घुलनशील पदार्थ होता है, विलायक पदार्थ जिसमें घुलता है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने चीनी और पानी का मिश्रण लिया, चीनी को हमने इस पानी में अच्छे से घोल दिया, तो चीनी
पानी में पूरी तरह घुल गई तो चीनी क्या हुई, विलेय हुई, और पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। चीनी घुल गया पानी में इसलिए वह विलेय हो गया, और पानी चीनी को अपने अंदर घोल लिया, पूरा मिक्स कर दिया, इसलिए वह विलायक हुआ। तो विलेय और विलायक भी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। विलयन को कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। विलयन के और उदाहरण: पानी में चीनी का घोल। पानी में हम जब चीनी घोलेंगे तो विलेय क्या होगा, चीनी, क्योंकि चीनी पूरी तरह पानी में घुल जाएगा, और विलायक क्या होगा, जल, क्योंकि जल में चीनी घुल जाता है, जल अपने अंदर पूरे चीनी को घोल लेगा, वो विलायक कहलाएगा। एल्कोहल में आयोडीन का घोल, टिंचर ऑफ आयोडीन, इसमें विलेय क्या होगा, आयोडीन, और विलायक एल्कोहल, क्योंकि आयोडीन पूरी तरह से एल्कोहल में घुल जाती है। वाती पेयजल, सोडा जल, जिसको सोडा जल कहा जाता है, विलेय कार्बन डाइऑक्साइड, विलायक जल, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जल में पूरी तरह घुल जाएगा। वायु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण जब बनेगा तो इसमें ऑक्सीजन विलेय होगा, नाइट्रोजन विलायक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुल जाता है और नाइट्रोजन पूरे ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लेता है। उम्मीद करता हूं कि आपको विलयन के सारे उदाहरण अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब अगले हेडिंग के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अगला टॉपिक है वास्तविक विलयन। विलयन के 3 प्रकार होते हैं। उसका पहला टॉपिक है वास्तविक विलयन। इसके कुछ गुण हैं। वास्तविक विलयन भी समांगी विलयन की तरह ही होता है। इसमें भी दो पदार्थों का मिश्रण होता है, और इसमें कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। आइए इसके कुछ गुणों के द्वारा इसको जानते हैं और क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय और विलायक हमने पढ़ा, इसमें चीनी और पानी का हमने मिश्रण भी देखा। तो जो विलेय होगा, विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हम विलेय के कण को नंगी आंखों द्वारा, मतलब खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। उसको बिना देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे उसको बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते। यह समांगी मिश्रण होता है। इसमें भी 2 पदार्थ मिले होते हैं, और मिलने के बाद इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कण पृथक नहीं कर सकते, कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। इसको फिल्टर पेपर से छान कर हम अलग नहीं कर सकते। इनको हम घोल दिए तो फिर ये अलग नहीं हो सकते हैं। ये पारदर्शी होते हैं। पानी और नींबू का हमने मिश्रण कर लिया, तो उसमें शीशे के गिलास में अगर शरबत को हम रखेंगे तो उसमें से आर पार हमको दिखाई देता है। तो ये पारदर्शी होते हैं। इनको छानन विधि द्वारा इसके पृथक नहीं कर सकते हैं। छानन विधि द्वारा इसको हम अलग नहीं कर सकते। मीन्स कि छान कर कहें कि छान कर उसको हम अलग कर दें, तो छान कर इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। यह विलयन स्थिर विलयन होते हैं। इनको घोल कर हम रख दें तो इनके कण नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे हमने चीनी और पानी का घोल मिला लिया, तो उसको कुछ देर के लिए रख दे, 1 घंटे 2 घंटे, तो ऐसा नहीं कि चीनी नीचे बैठ जाएगा। एक बार घुल गया तो घुला रहेगा। तो ये स्थायी विलयन होते हैं, स्थिर विलयन होते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी ये जानिए कि इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। अगला टॉपिक समझने के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। विलयन में ये दूसरा है निलंबन। निलंबन होता क्या है, आइए देखते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय कण घुलते नहीं। इसकी निलंबन भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं बट वो पूरी तरह घुलते नहीं, उसके कण उसमें जगह जगह दिखाई देते हैं। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम के पूरे भाग में निलंबित रहते हैं। ये जो माध्यम है, जो वाटर है, वाटर में अगर हम रेत को मिलाएंगे तो पूरे ये वाटर में जगह जगह हमको दिखाई देंगे। जगह जगह दिखाई देंगे। वो पूरी तरह पानी में घुलते नहीं है। एग्जाम्पल, बालू और पानी का मिश्रण, चाक पानी का मिश्रण।
बालू और पानी का मिश्रण जब लेंगे हम, तो पानी में बालू को हम ऐड करेंगे, मिश्रित करेंगे, तो उसके कण पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और वो पूरे पानी में हमको जगह जगह दिखाई देते हैं। आइए इनके गुण से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। निलंबन के गुण। विलेय कण आकार में बहुत बड़े होते हैं। जो विलेय के कण होंगे, जो हमारा इसमें घुलने वाला कण होगा, वो आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हमें वो दिखाई देते हैं। नंगी आंखों से देखा जा सकता है, मीन्स कि बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी हम इसके कण देख सकते हैं विलयन में। जब हम पानी में रेत को मिलाएंगे तो रेत के कण हमें आसानी से दिख जाते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। छानन द्वारा पृथक, इसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। जैसे रेत को पानी में जब हमने मिलाया तो इसको छान कर, किसी भी फिल्टर पेपर की सहायता से छान कर रेत को अलग कर सकते हैं और पानी को अलग कर सकते हैं। अगला है अस्थायी विलयन। विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। यह एक अस्थायी विलयन है। इसमें विलेय के कण नीचे बैठ जाते हैं। जब हम पानी में बालू को मिलाएंगे, अगर उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं। देखा होगा आपने, कभी इसका घर परीक्षण किया होगा। तो बालू पानी में घुलेगा, बट कुछ देर बाद अगर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो उसके कण नीचे बैठ जाते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई व दिखाई नहीं देता, दोनों अवस्था हो सकती है। इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। टिंडल प्रभाव आगे बताएंगे अभी। निलंबन में कण छन्ना कागज में गुजरे निलंबन में कण छन्ना कागज से गुजर नहीं पाते हैं। जो निलंबन है उसमें अगर हम विलयन को, जो छन्ना कागज मीन्स की फिल्टर पेपर है, उससे अगर छानेंगे तो इसके कण उसमें से गुजर नहीं पाते हैं, उसके ऊपर ही रह जाते हैं। जब हम पानी को और बालू के मिश्रण को फिल्टर पेपर से छानेंगे तो बालू के सारे कण फिल्टर पेपर भी रह जाते हैं, उससे गुजर कर अंदर नहीं जाते हैं। तो इसको हम छान कर अलग भी कर सकते हैं, ये छन्ना कागज से गुजरते नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ। विलयन का दूसरा प्रकार है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें दिया है ऐसे विलयन जिनके कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में होता है। मीन्स की वास्तविक विलयन से बड़ा होगा और निलंबन से छोटा होगा। ऐसा विलयन जिसका कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़े हों और निलंबन से छोटे हों, ऐसा विलयन कोलाइडल विलयन कहलाता है। और यह समांगी दिखाई देता है। समांगी विलयन जैसा होता है वैसे ही यह दिखाई देता है, परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। परंतु यह विलयन समांगी न होकर विषमांगी विलयन होता है। एग्जाम्पल में दूध और रक्त। दूध भी हम पीते हैं, जानते हैं दूध, इसका विलयन दूध क्या है, कोलाइडल विलयन है। रक्त भी क्या है, कोलाइडल विलयन है। आइए इसको और अच्छे से जानने के लिए इसके गुण जानते हैं। इसके गुण क्या हैं। विलायक के कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है, निलंबन से छोटा होता है। विलयन के कण का आकार वास्तविक विलयन, यहाँ विलयन है या वास्तविक होगा, वास्तविक विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। जो भी इसके कण होंगे, दूध के कण, वो वास्तविक विलयन से बड़े होंगे और निलंबन के कण से छोटे होंगे। कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनके जो कण हैं, दूध के कण को हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो जो दूध के कण होंगे या रक्त के कण, जो कोलाइडल विलयन के कण होंगे, उनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी में अगर इसको हम टार्च जलाएं तो इसके पार टार्च की रोशनी नहीं जाएगी। ये अपारदर्शी होते हैं। स्थायी विलयन होते हैं। यह स्थायी विलयन होते हैं। दूध या रक्त या किसी भी कोलाइडल विलयन को अगर हम रख दें तो उनके कण नीचे नहीं बैठते हैं, उनके कण स्थायी रूप से एक ही जगह रहते हैं, वे घुले रहते हैं। तो ये स्थायी विलयन होते हैं। इसमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कोलाइडल विलयन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पेज से। हमारे पास अगला पॉइंट है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसको जानने के लिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं।
किसी विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मीन्स की चीनी यहाँ पे है, चीनी ले लिया और ये पानी हो गया। चीनी और पानी का हमने मिश्रण मिला लिया, तो चीनी की मात्रा जितनी होगी इस विलयन में, वही इस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अगर विलेय चीनी है, विलेय की मात्रा अधिक होगी, चीनी की मात्रा अधिक होगी, तो विलयन की सांद्रता अधिक होगी। अगर विलेय चीनी की मात्रा कम होगी तो विलयन की सांद्रता कम होगी। परिभाषा से भी हमने इसको समझ लिया और उदाहरण से भी हमने इसको समझ लिया कि अगर विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो उसकी सांद्रता अधिक होगी, और विलयन में विलेय की मात्रा कम है तो उसकी सांद्रता कम होगी। अब ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, इसको जरा समझ लेते हैं हम। विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। इस विलयन में विलेय चीनी है, चीनी का द्रव्यमान कितना है इस विलयन में, उस बटा विलयन का द्रव्यमान, टोटल विलयन का द्रव्यमान कितना है, इंटू 100 कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। इसकी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, इस फार्मूले पे हम निकाल सकते हैं। ऊपर रखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, नीचे रखेंगे विलयन का द्रव्यमान। उसी तरह विलयन के आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन। इसमें कितना आयतन है विलेय पदार्थ का बटा विलयन का आयतन इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा विलयन के आयतन का प्रतिशत। उम्मीद करता हूँ विलयन की सांद्रता आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, और ये दो फार्मूले हैं, इस फार्मूलों बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब पॉइंट है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव इसकी परिभाषा ही सब कुछ होती है, इसका परिभाषा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसकी परिभाषा आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। परिभाषा है, यह प्रकाश की किरण के बिखराव की घटना है। इसमें प्रकाश की किरण की बिखराव होती है, जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, उसमें एक कण उसके आगे ऐसे है, कोई भी कण एक कण से टकराया प्रकाश किरण, अब ये बिखर जाएगा, ऐसे 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 से किरण, प्रकाश किरण बिखर जाएंगे, इसका पथ क्या होगा, बिखर जाएगा, दिखाई देने लगेगा ऐसे कि किरण किधर जा रही है। तो आइए इसको इसकी परिभाषा से और अच्छे तरह से समझते हैं। यह प्रकाश की किरण के बिखराव की घटना है जो किसी कोलाइडल विलयन में मौजूद छोटे छोटे निलंबित कणों के कारण होती है। कोलाइडल विलयन हम पढ़े हैं, कोलाइडल विलयन में उसके कण दिखाई देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसी के कारण प्रकाश किरण अपना पथ प्रदर्शित करती है, उसके पथ दिखाई देने लगते हैं। इस घटना को टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। जो घटना होती है जिसमें निलंबन के कण दिखाई देते हैं और प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है, उसमें टिंडल प्रभाव होता है, उसी घटना को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश किरण का पथ दिखाई देने लगता है। जब टिंडल प्रभाव होता है तो प्रकाश किरण का पथ हमें दिखाई देता है। आइए कुछ इससे समझते हैं। जैसे ये वास्तविक विलयन का एक घोल है, वास्तविक विलयन में हमने लेजर लाइट का प्रयोग किया तो देखा कि इसमें लेजर लाइट हमें दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं होता है, इसमें इसके जो कण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है कोलाइडल, कोलाइडल विलयन में जो कण होते हैं वो दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें लेजर लाइट दिखाई दिया। तीसरा हमारे पास है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, इसमें कण बड़े बड़े होते हैं, जो विलय के कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, लेजर लाइट का प्रकाश इसमें दिखाई देगा। इस फोटो से समझते हैं कि प्रकाश किरण का पथ हमें कैसे दिखाई देता है। कोई अंधेरा कमरा है, उसमें कुछ धूल के कण हैं, धूल के कण हैं, तो किसी खिड़की और रोशनदान की सहायता से जब उसमें प्रकाश आता है तो उस कणों से टकराकर ऐसे उसके मार्ग हमें दिखाई देने लगते हैं कि प्रकाश किधर जा रहा है, तो दिखाई देते हैं, तो इसमें टिंडल प्रभाव होता है।
कणों से टकराकर जब प्रकाश अपना पथ आगे बढ़ाएगा, दिखाई देने लगेगा उसका पथ किधर जा रहा है, तो टिंडल प्रभाव हो। उम्मीद करता हूँ कि टिंडल प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट पेज पर। इस पाठ का अगला टॉपिक है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। भौतिक परिवर्तन के पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं और रासायनिक परिवर्तन के पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। आइए इन बिंदुओं से समझते हैं कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन स्थायी और प्रतिवर्ती होता है। यह परिवर्तन अस्थायी और प्रतिवर्ती होता है। मीन्स कि कोई भी ऐसा तत्व जिसे हम परिवर्तित करने के बाद फिर उसी अवस्था में ला दें तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ को हम पिघलाएंगे, पहले जल लिया, जल को हम फ्रीजर में डाल दिए तो बर्फ बन गया, फिर बर्फ को बाहर निकालें तो फिर अपनी अवस्था पानी में वो आ गया, तो ये अस्थायी अवस्था हुई और प्रतिवर्ती हुई, फिर से उसी अवस्था में आ गई, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा पॉइंट है नए उत्पादों का निर्माण नहीं हो रहा, इसमें नए उत्पाद नहीं बनते हैं। जैसे बर्फ, पानी को हमने जमाया, बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बन गया, जो बर्फ बना उसमें नया उत्पाद नहीं मिला हमको जल की अवस्था ही मिली, जल की अवस्था बस चेंज होकर बर्फ बदल गई, तो उसमें नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इन परिवर्तनों में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, इसमें न तो ऊर्जा अवशोषित होती है और न ही ऊर्जा विकसित होती है। कोई भी लकड़ी को ही ले लीजिए, लकड़ी को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें न तो ऊर्जा मिली न ही ऊर्जा अवशोषित हुई, लकड़ी को फिर हम जोड़ देंगे तो फिर उसी अवस्था में वो आ जाएगी, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन पहला पॉइंट दिया है, यह परिवर्तन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है, अपरिवर्तनीय होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस लिया प्लस ऑक्सीजन गैस लिया, इसको मिलाया तो हमें H2O पानी मिल गया। पानी मिल गया तो इसको जब हम दो तत्व को मिलाएं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएं, तो हमें जल H2O पानी मिल गया। तो यह अब हम जल से पुनः इसको ऑक्सीजन में या फिर हाइड्रोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी रूप से हमें जल मिल गया। जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो हमें स्थायी रूप से जल मिला, अब इसको पुनः हम H2 और O2 में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिवर्तनीय होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें नए उत्पादों का निर्माण होता है। यह हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हमने केमिकल रिएक्शन कराया तो हमें नए उत्पाद क्या मिले, वाटर मिल गया हमारे पास। ऐसे ही जब किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसमें उजाला मिलेगा, राख मिलेगा, उष्मा मिलेगा, तो भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, एक से अधिक उत्पाद मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है इन परिवर्तनों में ऊर्जा या तो अवशोषित होती है या विकसित होती है। इन रासायनिक परिवर्तनों में या तो ऊर्जा हमें मिलेगी या तो ऊर्जा अवशोषित होगी। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी को जब हम जलाएंगे तो इसमें लकड़ी जब जलती है, कागज जब जलता है तो हमें उष्मा मिलता है, राख भी मिलेगा, उजाला भी मिलेगा, तो इसमें उष्मा विकसित हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर का अगला पॉइंट है शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध क्या होता है ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। इसके दो पॉइंट दिए गए हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो और जो एक ही प्रकार से कणों से मिलकर बना हो, जैसे 24 कैरेट सोना, ये आप जानते हैं। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है तत्व, दूसरा यौगिक। इसके दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। अब ये तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। तत्व के तीन प्रकार होते हैं, धातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। इनके तीन प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकारों को हम अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व
हमारे 3 प्रकार के होते हैं, धातु, धातु, अधातु और उपधातु। इनके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम समझेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तो पहले समझते हैं धातु। धातु में पहला पॉइंट दिया है, चमकदार होती है। धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, जितने भी धातु होते हैं उसमें चमक होती है। ये सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जितने भी धातु होते हैं उसमें चमक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आघातबद्ध होती है, मीन्स कि इसको पीट पीट कर हम पतले चादर में बदल सकते हैं। धातु को हम पीट पीट के पतले चादर में बदलते हैं, इसमें आघात सहने की क्षमता होती है, ये आघातबद्ध होते हैं। तीसरा पॉइंट है, तन्य होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। इसमें तन्ने की क्षमता होती है, इसको खींचेंगे तो तनेगा, इसलिए इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है। इसमें तन्ने की क्षमता होती है, इसलिए तार जो बनते हैं कॉपर के बनते हैं, एल्युमिनियम के बनते हैं, धातुओं के बनते हैं। जो तार हमारे बनते हैं वो धातुओं के बनते हैं, इसमें तन्य क्षमता होती है। नेक्स्ट है, सोनरस या ध्वनिक होती है। सोनरस मतलब कि जो आवाज़ करे, जो आपके स्कूल में घंटी लगी होती है, जब उसको बजाते हैं तो टन से आवाज़ करती है। तो धातु को जो हम किसी चीज़ से पीटेंगे तो टन से आवाज़ करेगी, उसमें आवाज़ करने की क्षमता होती है, ध्वनिक होती है, आवाज़ करती है। तो धातु की एक धातु क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। अगला है, ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ऊष्मा को अवशोषित करके अपने आप से जाने देती है, और विद्युत की भी सुचालक होती है। विद्युत को भी, इसमें विद्युत ज्योति पास होती है, इसीलिए तार हमेशा धातु के बनाए जाते हैं। धातु के बनते हैं इसलिए तार में करंट पास होता है। उदाहरण है सोना, लोहा, बहुत सारे उदाहरण, सोना, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। उम्मीद करता हूँ धातु आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तत्व का दूसरा प्रकार है अधातु। अधातु जो होते हैं धातु के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जो धातु होते हैं उनके बिल्कुल विपरीत अधातु होते हैं। पहला पॉइंट है, चमकदार नहीं होते हैं। जो अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। जैसे हम कोयला ले लिए तो कोयला क्या होगा, ब्लैक कलर का होता है, वो चमकदार नहीं होता। जितने भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा, आघातबद्ध नहीं होती है। हम कोयले को पीट कर सीट में नहीं बदल सकते, किसी भी पतले सीट में नहीं बदल सकते। कोयले को हम पीटेंगे तो टूट जाएगा, तो उसमें आघात सहने की क्षमता नहीं होती और टूट जाती है। तीसरा पॉइंट है, तन्य नहीं होते। इसको हम तान कर खींच कर बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसको हम तान कर इसका तार नहीं बना सकते हैं। तो कोयला या कोई भी अधातु जो होती है वो तन्य नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोनोरस या ध्वनिक नहीं होती है। इसमें सोनोरस की आवाज़ नहीं आती है, ध्वनिक नहीं होती। इसको जब हम किसी से पीटेंगे तो टन की आवाज़ नहीं करेगी, इसमें आवाज़ नहीं आता टन का, तो ये सोनोरस या ध्वनिक नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये ऊष्मा अथवा विद्युत की कुचालक होती है। अगर हम चाहें कि इसमें से ऊष्मा या विद्युत एक जगह से दूसरी जगह पास कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन, कोयला, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है। कोयला मैंने बताया, कोयला भी एक अधातु है। उम्मीद करता हूँ अधातु भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट शुद्ध पदार्थ में हमारा तीसरा पॉइंट है उपधातु। उपधातु क्या होता है, ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऐसा तत्व जो जिसमें धातु के भी कुछ गुण हों और अधातु के भी कुछ गुण हों, उनको हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसके एग्जाम्पल हैं बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कोई 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जानते हैं शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे हम यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से बने रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात के साथ बंधे रहते हैं या बंधे होते हैं। तो यौगिक जो होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है तो आप कहेंगे तो मिश्रण हो गया, बट मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। और यौगिक जो बनता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक निश्चित अनुपात में होता है। मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, बट यौगिक में एक निश्चित अनुपात में ही रहेगा तो भी वह यौगिक बनेगा। इस पॉइंट से उसको और अच्छे समझ लेते हैं हम। पदार्थ को
भौतिक तरीकों से अलग नहीं किया जा सकता है। जो पदार्थ बनेगा, जो हमारा यौगिक बनेगा, उसको भौतिक तरीकों से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इसको हमने जल बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्रिया करके हमने जल बनाया। तो जल से फिर हम ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, ना ही हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं भौतिक तरीकों से। यौगिक तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। जो हमारा यौगिक होता है वो तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करेगा। जैसे हमारा ये H2O एक यौगिक बना, जल एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किए हैं, ये रिएक्शन करके जल बनाया है। हाइड्रोजन क्या होता है? एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। बट जब इनमें रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया इनके बीच हुई, तो जल बना। जल हमारा क्या है? एक तरल पदार्थ, ये ठंडा रहता है। जल का हेल्प हम आग बुझाने में भी करते हैं। तो जल के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से विपरीत हैं। इनका गुण तत्वों के गुण से अलग होता है। तो यौगिक तत्व के गुण से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके पानी बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन होगा वो जल बनाता है। जल क्या है? तरल पदार्थ है। इसका गुण तत्व के गुण से भिन्न होता है। उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स आप अच्छे से बना लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे।